बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया हमें एक बेहतरीन तोहफ़ा है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें कभी खुशी है, कभी गम, कभी मुश्किल है, कभी आसानी और कभी सेहत है तो बाज़ औक़ात बीमारी भी इंसान को आ जकड़ती है। अब अगर हम एक भरपूर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। अगर अल्लाह ताला हमें कामयाबी से नवाजता है तो उसमें दूसरों को शरीक करना भी बहुत अहम है। इसी तरह जब हमारे पास सेहत की दौलत हो तो इस नेमत का शुक्र अदा करना भी हम पर फ़र्ज़ है। और अगर कभी कभी बीमारी आ जाए या दुख, परेशानी या तकलीफ़ आ जाए तो ऐसे में भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बल्कि अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, व इज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे अल्लाह ताला ही शिफ़ा देता है। और बेशक शिफ़ा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन बतौर इंसान हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम वक्त पर अपने डॉक्टर के पास जाएँ ताकि हमारी बीमारी को डायग्नोज़ और ट्रीट किया जा सके। इसी डिस्कशन में हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के एक नामवर कार्डियोलॉजिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि सर को उनकी खिदमात के नतीजे में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, AFIC को भी कमांड कर चुके हैं। ही वॉज ऑल्सो पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेजिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सर, जिस तरह की मैंने बात की कि बीमारी भी बाज़ औक़ात इंसान पर आ जाती है, मैं चाहती हूँ कि हम बात करें कि दिल की बीमारियाँ जो हैं वो 80% हमारे ख़ित्ते में पाई जाती हैं और 80% ऑफ द केसेस में ये एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रिवेंटेबल है। तो फिर क्या वजह है कि हमारे ख़ित्ते में ये इस कदर बढ़ती चली जा रही है? वो इसलिए कि आई थिंक जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं यही आगे ही है और लोगों की एजुकेशन है और इसका मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए, आगाही का फैलानी चाहिए। आई थिंक लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रिवेंटेबल है और इस बीमारी से बच सकते हैं और बीमारी का 80% लोड जो है वो दुनिया के इस खत्ते में है और उसमें से जो बेस्ट चीज़ है वो आपके कंट्रोल में है, किसी और चीज़ के कंट्रोल में नहीं है। आपने अपनी एक सेहतमंद रवैया ज़िंदगी में अपनाना है। उस रवैयों में शामिल है कि आप अपनी खुराक कैसे रखते हैं, कि आपकी खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा और जो तली चीज़ें उनका इस्तेमाल कम हो। तो और एक्सरसाइज का उसमें बड़ा रोल है कि आप पैदल चलें, वॉक करें। कोशिश ये करें कि कहीं आपको सवारी इस्तेमाल ना करनी पड़े। जहाँ पे इतना डिस्टेंस है जो आप पैदल चल सकते हैं या साइकिल पे जा सकते हैं तो उस पर इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। और इसी तरह जहाँ काम करते हैं वहाँ पे अगर आपको कोई पैदल चलना पड़ता है, ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है तो सीढ़ियाँ चढ़ें और लिफ्ट का इस्तेमाल कम करें। अगर रोज़ाना के हम रूटीन में ये चीज़ शामिल कर लें तो हम सेहतमंद हो जाएं और हमें ये दिल की बीमारी ना हो। अगर होनी भी हो तो लेट हो और हम अपनी जो ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा है, जो प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और खुराक का ख़ास ध्यान रखें। दैन सिगरेट नोशी एक चीज़ ऐसी है जिससे दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, फेफड़ों की बीमारियां, कैंसर बहुत ज़्यादा होते हैं और ये हम पैसा दे के ये बीमारी ख़रीदते हैं, यानी कि पैसा ज़ाया होता है और आपकी सेहत ख़राब होती है और वो आप बंद कर दें। और उसमें से ना सिर्फ आपका एक रोल है बल्कि आपकी फैमिली का बड़ा रोल है। बिल्कुल सर, और आपके दोस्तों का बड़ा रोल है। जहाँ पे जब आप सिगरेट पीते हैं तो आप फैमिली की मौजूदगी में पीते हैं या बच्चों की मौजूदगी में पीते हैं तो आपको तो उसका बुरा असर हो ही रहा है। उस माहौल में जिसमें धुआं है और ये सारे के सारे केमिकल्स हैं और ये सारे के सारे जहर हैं, उसमें जब आपकी फैमिली, आपके बच्चे उसमें सांस लेते हैं तो उनके ऊपर भी वही बुरा असर होता है, उनके फेफड़ों पे, उनके दिल के ऊपर भी, और उनको भी कैंसर और दिल की बीमारियां होती हैं। तो आप ये काम करके ना सिर्फ अपने आप को बीमार कर रहे हैं बल्कि पूरी फैमिली को, या वो दोस्त बाप जिनकी आप मजलिस में आप बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, आप उन्हें भी बीमार कर रहे हैं और ये सारे का सारा कसूर फिर आपका गिना जाएगा कि आपने सबको बीमार कर दिया। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह और आपको पता है कि इससे नुकसान होता है और ये नुकसान मैं पैसे दे के ख़रीदता हूँ, उसे बंद कर दें तो आपकी सेहत के लिए और आपकी फैमिली की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। और सर, आपने बात की कि फैमिली का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैं चाहती हूँ कि मरीज़ पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है
लेकिन अगर हम खातूने खाना की बात करें, जो वाइफ होती है फैमिली की, उस पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि शी इज़ द वन हु इज़ कुकिंग फूड फॉर एवरीवन। तो किस तरह से एक वाइफ जो है वो अपना रोल प्ले कर सकती है अपने ख़ानदान को, अपने शौहर को, अपने जो घर में कोई मरीज़ है, जो वालदैन है, उनकी सेहत को बेहतर करने के हवाले से? देखिए, किचन का कंट्रोल हमेशा खातून खाना के पास होता है और सब कुछ जो को पकाना होता है उन्होंने पकाना होता है। वो अगर अपने खुराक को या हांडी को ऐसे तरीके से बनाएं जो कि सेहतमंद हो, जिसमें तरी कम हो और उसमें सब्जियों का और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, गोश्त में हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। और वो कई दफ़ा मैं अपने मरीज़ों को कहता हूँ तो खातून कहती हैं जी कि ये नाराज़ हो जाते हैं, ये खाना नहीं खाते, कहते हैं ये क्या खाना बनाया। तो ये देखें आप, अच्छा उसका जायका ठीक कर सकते हैं, थोड़े तेल के साथ जायका ठीक कर सकते हैं, मसालों से आप जायका ठीक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बताएं कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसान। कभी कभार आई थिंक छुट्टी करने का दिल करता है तो उस दिन आप जो मर्जी आप पका लें, वो कभी कभार हो जाए, लेकिन जो रूटीन वाला आपका खाना होना चाहिए। बल्कि हर घर को कोशिश ये कर लेनी चाहिए कि अगर आप वो कर सकें कि हफ्ते पूरे के एक मेन्यू सेट कर दें। सर मेन्यू पर बात करेंगे, यहाँ पर एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी सर, आप कंटिन्यू करें, वो लगता है कि आपकी ही बात सुन रहे हैं। जी जी, तो आप उसमें मेन्यू एक सेट कर लें कि इतने दिन दाल, इतने दिन सब्जी होगी, इतने दिन गोश्त पकेगा, और उसमें से आपका नमक का इस्तेमाल कम और चिकनाई का इस्तेमाल कम हो जाए, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो खुराक होगी, जिसमें से आप पूरी फैमिली के बीमार होने के या मोटापे के असरात बड़े कम होते हैं। देखिए, जिस घर में चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा, मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा, चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा, रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, उसमें मोटापा बढ़ेगा। आप जो हम अपना मोटापा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोटापा कम कर सकते हैं कि हम अपनी खुराक में मीठे का इस्तेमाल कम कर दें, बेकरी की चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें, कोल्ड ड्रिंक्स कभी कभार ले लें, रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, चिप्स, तली हुई चीज़ें, इनका इस्तेमाल, समोसे पकौड़ों का इस्तेमाल कम खाएं आप, लेकिन कभी कभार खाएं और थोड़े खाएं, ये इस्तेमाल कम कर दें तो आपका वज़न काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और आप अपने ज़हन में रखें कि आज मैंने टाइम देख के आधा घंटा ज़रूर किसी न किसी बहाने से वॉक करनी है। ये नहीं कि आप वो आधा घंटा निकालें, ग्राउंड में जाएं, जाके वॉक करें, नहीं, किसी बहाने से टाइम लेके आधा घंटा काम के सिलसिले में ही आपका चलना हो जाए तो वो आपकी वॉक हो गई। तो ये अगर आप रोज़ाना की रूटीन बना लें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सर, जिस तरह कि हमने कहा कि खातून खाना का बहुत अहम रोल है, और अगर वो खाने में एहतियात करेंगी तो ना सिर्फ वो अपनी जो घर में मौजूद मरीज़ है उनके लिए बेहतरी करेंगी, बल्कि आने वाली नस्लें भी जो हैं वो हेल्दी होंगी। और बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और बच्चों का आलमी दिन भी आने वाला है, तो हम चाहते हैं नाजरीन कि हम दिल की बीमारियों से ना सिर्फ अपने वालदैन को बचाएं बल्कि अपने बच्चों को भी इससे बचाएं। और उसका बेहतरीन तरीका यही है कि जिस तरह के सर ने आपको बताया कि आप वॉक कीजिए, किसी भी बहाने से बाहर जाइए। सर आजकल ज़रा सर्दी का मौसम है तो बहाना मिल जाता है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो, फिर किस तरह से वॉक की जाए? देखिए, सर्दी में तो वॉक करने का मज़ा आता है। अच्छा। कि जो आप चलते हैं आप गर्म होते चले जाते हैं, आपकी सर्दी ख़त्म होती चली जाती है। यस, जब आपकी सर्दी है कपड़े आप पूरे पहने। इन सर्दियों में आप कोशिश करें कि बनियान ज़रूर पहने, नीचे पजामा अगर हो जाए तो वो ज़रूर पहने, प्रॉपरली अपने आप को कवर करें, स्वेटर वगैरह पहने, गर्दन को आप कवर करें मफलर के साथ या चादर के साथ मफलर कवर करें। सर जो है वहाँ से ठंडक जिस्म के अंदर घुसती है, वहाँ पे टोपी वगैरह पहन ले, और नीचे पाँव में जो है हमेशा जुराबें या मौजे पहने, और उससे आपकी सर्दी की काफ़ी हद तक बचत होती है। लेकिन हमने खुद महसूस किया कि अगर आपको सर्दी हो और आप चलना शुरू कर दें तो आपकी सर्दी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसका ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सर्दी महसूस होती है तो दिन के उस हिस्से में वॉक करें जब ठंडक ज़रा कम हो, और या फिर चाय पी के फिर वॉक कर लें। हाँ, ये ताकि गर्म हो गया चाय पी कर भी आप वॉक कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं शहजाद बोल रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। जी शहजाद, अपनी उम्र बताइएगा और सवाल पूछिएगा। जी मेरी वालिदा के बारे में मैंने सवाल पूछना है। उनकी एज तकरीबन 80 के आसपास है। ठीक है। 20-22 साल से उनको शुगर भी है। अच्छा। तो ब्लड प्रेशर की भी गोली उनको डॉक्टर ने लिख के दी थी, लेकिन कुछ अरसे से उनको बंद कर दी है वो गोली, क्योंकि उनको चक्कर आने लगते थे गोली खा के। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम 3-4 दिन बाद कभी जब चेक करते हैं उनका ब्लड प्रेशर, कभी
सुबह नाश्ते से पहले या दिन के रात के खाने से पहले, तो वो नीचे की रीडिंग तो कम होती है। ठीक है, कितना होता है ब्लड प्रेशर? नीचे की तो उनकी आमतौर पर 60-65 होती है, लेकिन ऊपर का कभी 150-180 तक भी चला जाता है। सही, ठीक है। तो ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अब ब्लड प्रेशर की गोली देंगे तो ये चक्कर आने लगते हैं, ठीक है, नहीं देंगे तो ये इस तरह एक कभी दिल का मसला तो नहीं हुआ? कभी दिल में दर्द या ईसीजी वगैरह उनकी ठीक आती है? जी, वो तो सब कुछ ठीक था। RIC हम गए थे, वहाँ तो टेस्ट हुए थे, वो सब कुछ ठीक था। ठीक है, लेकिन सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर, दवाई ये बंद कर चुके हैं, लेकिन अभी जो है वो ब्लड प्रेशर थोड़ा मेंटेन नहीं है, क्या करना चाहिए? दवाई दोबारा से शुरू करें? एक सबसे जो है गौरतलब बात तो ये है कि इनको पिछले 22 साल से शुगर है, और 22 साल में शुगर काफ़ी ख़राबी कर चुकी होती है। उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है सर से लेके नीचे पाँव तक हो चुकी होती है, यानी दिमाग में नालियों का बंद होना, गर्दन में शाहरग का बंद होना, नज़र का वो शुगर की वजह से असर होना और कम नज़र होना, और उसमें मोतिया का इत्माल पीछे खून की नालियाँ बन जाती हैं। इसी तरह दिल के ऊपर दिल की नालियाँ बंद होना, और दिल के पट्टे डैमेज होना, और गुर्दे डैमेज होना, पाँव की और टांगों की नालियाँ बंद होना, न्यूरोपैथी, ये सारी चीज़ें इसकी कॉम्प्लिकेशंस है जो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं 5 साल की डायबिटीज़ के बाद, और वो बढ़ती चली जाती हैं। और उसमें से ये जो चीज़ें होती हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको अपने दिल के जो टेस्ट हैं, जिसमें एको है, ETT है, ब्लड टेस्ट है, आंखों का टेस्ट है, गुर्दे का टेस्ट है, ये सारे टेस्ट आपने ज़रूर करवा लेने चाहिए। जहाँ तक इनका सवाल था कि जी कि ब्लड प्रेशर होता है और दवाई देते हैं तो कम हो जाता है, तो हो सकता है कि इन्हें ब्लड प्रेशर हो ही ना, और ये स्ट्रेस में कभी कभी जब जाती हैं, और जो स्ट्रेस घर में मौजूद होता है और 24 घंटे मौजूद होता है, सही, उस स्ट्रेस की वजह से ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, नीचे वाला नहीं जाता। उसमें स्ट्रेस क्या है कि बेटे को देख के स्ट्रेस होता है, बहू को देख के स्ट्रेस होता है, बच्चों को देख के स्ट्रेस होता है, कोई और घर में ऐसी शख्सियत है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, कोई और घर से बाहर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ये वो एक रीज़न होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कोई ना कोई स्ट्रेस वाली कोई टैबलेट, जो बजाय ये कि ब्लड प्रेशर वाली टैबलेट दें, आप एक स्ट्रेस वाली टैबलेट जो है डॉक्टर के मशवरे के साथ दें, ताकि वो रिलैक्स करें, तो उनका ब्लड प्रेशर जो है 140/90 से नीचे रहना चाहिए। वो बताते हैं कि नीचे वाला नीचे होता है, ऊपर वाला ज़्यादा हो जाता है, और उस स्ट्रेस की वजह से कई दफ़ा शुगर का कंट्रोल भी ख़राब हो जाता है, आपकी शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बावजूद ना हो तो फिर इनका कोशिश करें कि वो जो डोज देते हैं ब्लड प्रेशर की, उसकी डोज हाफ कर दें, और मॉनिटर अपने डॉक्टर साहब के साथ करते जाएँ, तो इनका जो लेवल है वो ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर का लेवल 180 जो है बहुत ज़्यादा है, उसको ज़रा नीचे होना चाहिए, और उसकी हाफ डोज करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, और उसका एक रिकॉर्ड रखें। और ये जब रिलैक्स हो, सोई हो, फिर इनका ज़रा ब्लड प्रेशर चेक करें। सही, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ऐसा ही है कि बाज़ औक़ात स्ट्रेसेस हमारे घर में मौजूद होते हैं, और उसकी वजह से, परेशानी की वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। और अक्सर जो है इवन फॉरेन कंट्रीज़ में जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको एंटी डिप्रेसेंट्स दे दी जाती हैं, क्योंकि पता नहीं होता माँ बाप किस चीज़ की परेशानी ले रहे हैं, तो अगर एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत हो तो दे देनी चाहिए उनको डॉक्टर के मशवरे से। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। सर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपने हाईलाइट किया है, और अक्सर वालदैन से अगर बात की जाए तो वो भी थोड़े रिलक्टेंट होते हैं कि हमें एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं लेनी, लेकिन अगर एक चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है जो दवाई, तो वो आप ज़रूर लें। और आपने जिस तरह की कहा कि दवाई अगर ज़रूरत है ब्लड प्रेशर की भी तो दोबारा से स्टार्ट करा दें, क्योंकि जो पिछली कॉल थी उसमें उन्होंने कहा कि वो दवाई बंद कर चुके हैं। सर, ये बताइएगा कि अगर डायबिटीज़ की इंसान दवाई ले रहा है और उसकी शुगर कंट्रोल्ड है, तो क्या फिर भी दिल और गुर्दे वगैरह और विजन मुतासिर होती है या नहीं? अगर दवाई आप ले लेते हैं तो ये चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं? उसमें मुतासर होती है, वो प्रोसेस तो चलता रहता है एथेरोस्क्लेरोसिस का, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। अच्छा। और मैनेजेबल हो जाती है, और उसका जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसकी शिद्दत काफ़ी कम होती है। अगर कोई दिमाग की नालियाँ बंद होनी है तो वो स्लो हो जाता है, आंखें नज़र ख़राब होनी तो वो काफ़ी कम हो जाती है, गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, और दिल की नालियाँ बंद जो है वो कम होती हैं, और न्यूरोपैथी जो आपके हाथ पांव सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो तंग करती है वो चीज़ शुगर वाले मरीज़ों को, जब हाथ पांव सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, आपको कोई चीज़ ही नहीं महसूस होती, तो वो उन्हें परेशान करती है जी, उससे होने शुरू। फिर लोगों की नज़र ख़राब होती है, और नज़र में एक मोतिया बन जाता है, फिर कई दफ़ा
रेटिनोपैथी उसे कहते हैं, और पीछे जो है वेसल्स, नए नए ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है और नज़र गायब हो जाती है। फिर उसके वो लेज़र के ट्रीटमेंट वगैरह सारा करते हैं, उससे भी आराम नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं अगर अपनी ब्लड पे शुगर को आप पहले दिन से कंट्रोल करके रखें, और कंट्रोल के नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि क्या कंट्रोल है। सुबह मेरी फास्टिंग बगैर खाए पिए कितनी होनी चाहिए, और शाम के खाने या खाने के बाद मेरी शुगर कितनी होनी चाहिए। तो ये कहें कि जब भी आप चेक करें तो आपकी सुबह की शुगर बगैर खाए पिए 120 से ऊपर ना जाए, ठीक है, और शाम वाली जो शुगर है खाने से पहले वो 160 से ऊपर ना जाए। ये दो फिगर याद, शुगर वाले जो मरीज है ये दो जो है ना फिगर्स याद रखें, ये नंबर, ये हिंसे याद रखने बड़े जरूरी है। वो कहते नहीं जी हाँ कंट्रोल होती है, बस ज्यादातर कंट्रोल ही होती है, थोड़ी थोड़ी ऊपर चली जाती है। तो मेरा ख्याल है 250 तो ठीक ही होती है, वो 250 ठीक नहीं होती, सही। वो 160 से ऊपर जो भी है वो खराब होती है, और 120 से ऊपर जो सुबह की शुगर है वो खराब होती है। और इसको चेक करके रखें, और जब अगर कहीं अगर आपका कंट्रोल जा रहा है तो 2 हफ्ते में 1 दफा चेक कर लें, नहीं कंट्रोल जा रहा तो हफ्ते में 2-3 बार जरूर चेक करें। उस हिसाब से कई दफा डाइट में गड़बड़ होती है, उसकी वजह से ऊपर नीचे चली जाती है, आप डाइट को कंट्रोल करते हैं। और बहुत सारी शुगर ऐसी होती है जिसको दवाई की खुराक बढ़ाने के बगैर ही आप वॉक से उसे ठीक कर लेते हैं। जब आप पैदल चलते हैं तो आपकी 20 से 30 डिग्री जो है आपकी शुगर वो नीचे आ जाती है, वो वॉक से ही नीचे आ जाती है। अल्लाह ताला ने बनाया ही चलने फिरने के लिए है, तो कोशिश करें कि गाड़ी को और कोई भी सवारी है उसको अवॉइड करें। जहां आप चलकर जा सकते हैं, अगर आप सीढ़ियां ले सकते हैं तो ज़रूर लें। सर, आपने बात की कि डायबिटीज़ किस तरह से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है, तो क्या ब्लड प्रेशर भी इसी तरह आपकी विजन को ख़राब कर सकता है, आपके गुर्दों को ख़राब कर सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर को बीमारी समझते ही नहीं है। वो कहते हैं क्या है, ब्लड प्रेशर है, कोई नहीं, कंट्रोल हो जाएगा, कभी दवाई लेते हैं कभी दवाई नहीं लेते। तो ये किस कदर नुकसान ये है? बहुत ही, देखिए ये बड़ी खतरनाक बीमारी है ब्लड प्रेशर वाली। हम इसे साइलेंट किलर कहते हैं, खामोश कातिल, क्योंकि इसके सिम्टम्स ही कोई नहीं, पता ही नहीं चलता। आप चेक करवाते हैं तो फिर पता चलता है आपका ब्लड प्रेशर है, आपको फालज हो जाता है, आपकी आंख में हेमरेज हो जाता है, आपके ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, आपके गुर्दे फेल होते हैं, फिर पता चलता है ये तो आपका ब्लड प्रेशर था और आपने चेक ही नहीं करवाया। तो ये सिर्फ चेक करवाने से पता चलता है। जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, चाहे कोई भी बीमारी हो, आपका पेट खराब हो, बुखार हो, खांसी हो, उन्हें कहिए मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लें। ये बड़ा अहम है। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं जी अटक से बोल रहा हूँ, अब्दुल रहीम नाम है जी। सवाल पूछे। बात यह है कि मैं काफी अरसे से तकरीबन 35 साल से शुगर के मरीज हूँ, इंसुलिन पे हूँ। इसके अलावा मेरी 6 दफा एंजियोग्राफी हो चुकी है। अभी अगस्त में मुझे 2 दफा हुए, 10 तारीख को, 17 तारीख, फिर 10 तारीख को एंजियोप्लास्टी भी हुई है, और एंजियोग्राफी है, फिर एंजियोप्लास्टी, और फिर 17 तारीख को फिर डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये जो स्टंट है पूरी तरह नहीं खुला, 2 स्टंट मुझे पड़ गए हैं। अच्छा, अब मैं दवाइयाँ से खा रहा हूँ। अब बात यह है कि मैं चल तो देता हूँ, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा मैं वॉक कर देता हूँ। कभी कभी दर्द होता है थोड़ा सा, लेकिन चलता रहूँ खुद वो ठीक हो जाता है। लेकिन बात यह है कि मुझे डॉक्टर साहब बैठे बैठे जैसे दमे की शिकायत नहीं होती, इस तरह महसूस होने लगता है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राइट साइड पे 3-4 दिन से मुझे बड़ा दर्द है। ऐसे हाथ भी हिलाता हूँ तो दर्द होता है, चलने से भी गहरा सांस लूं फिर भी दर्द होता है। बिल्कुल ऊपर वाले यानी राइट साइड पे है, लेफ्ट पे नहीं है आपको कोई दर्द? जी, लेफ्ट पे तो नहीं है ना दर्द? नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट पे नहीं है। और मैं दवाइयाँ एनप्लग खा रहा हूँ, शुगर की इंसुलिन है, टोपा है, इसके लिए डाइटोमेट खा रहा हूँ, लोप्रीन खा रहा हूँ, ठीक है, और मॉनिटर खा रहा हूँ। ठीक है। तो आपके डॉक्टर साहब ने क्या कहा है कि दर्द जो आपको आता है, या आपने डॉक्टर से मशवरा किया है, कुछ उन्होंने बताया आपको इस मुतालिक? मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ये उस दिन आगे एक दिन गया था एक डॉक्टर से, पर वो कहता है यार कोई नहीं, ऐसी ये हो सकता है मस्कुलर पेन हो जी। तो अपने CMH अटक में मैं गया था, उन्हें मैंने बताया, उन्होंने ECG की। वो डॉक्टर साहब कहने लगे यार ECG तो ठीक है आपकी, ये मस्कुलर हो सकता है। उम्र क्या बताई है आपने? मेरी 70 साल उम्र है जी। ठीक है। और शुगर आपकी कंट्रोल्ड रहती है? शुगर आज सुबह मैंने चेक की तो मेरी 140 थी। ठीक है। रात को मेरी अक्सर लो हो जाती है शुगर। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर, राइट साइड पर इनको पेन आ रही है और कभी कभी साइंस भी इनका भूल जाता है, तो क्या करना चाहिए? जी, शुगर है 140 भी ज़रा ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा नहीं है, ये कंट्रोल कर सकते हैं।
अपनी डाइट से और वॉक करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो सबसे पहले इन्हें बता दें, जो राइट साइड पे इन्हें दर्द होता है, ये इनका मस्कुलर दर्द है। वो कहते हैं बाजू हिलाने से मुझे दर्द होता है, तो वो पट्ठों का दर्द है, उसमें इन्हें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। हाल वो दर्द जो उनको चलने पे हो या खाना खाने के बाद सीने पे बोझ आए या सीढ़ियाँ या कोई चढ़ाई चढ़े तो उससे बोझ आए, वो दिल वाला दर्द होता है। और अगर कहीं ऊंचा बोले, गुस्सा बोले या कोई वजनी चीज़ उठाए, वो दर्द हो तो वो दिल वाला दर्द है। अब इन्होंने बताया कि एक स्टेंट उन्होंने लास्ट टाइम जो अभी डाला है वो कहते हैं पूरी तरह खुला नहीं है, तो इन्हें बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि अपनी दवाई जो है बाकायदगी से खाएं, और स्पेशली जो इनके खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं वो 2 किस्म की खाएं। एक एस्पिरिन होती है, एक क्लोपिडोग्रेल होती है। उसे कुछ लोप्लेट प्लस के नाम से दोनों एक ही गोली में होती है, उससे होता है कुछ नो क्लॉट ये के नाम से होती है। तो ये खून पतला करने वाली गोली जो है इसको खाना बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है कि जो इन्होंने दवाइयाँ इन्होंने जिक्र किया है वो सारी दवाइयाँ ये खा रहे होंगे, और साथ ही साथ एक कोलेस्ट्रॉल वाली कम करने वाली दवाई जो इन्होंने जिक्र नहीं किया वो उसमें बीच में ज़रूर होनी चाहिए। और अगर चलने से दर्द नहीं होता, बाजू हिलाने से दर्द होता है, तो फिर वो फिक्र ना करें, वो पट्ठों का दर्द है, वो दिल वाला दर्द नहीं है। बाकी दवाइयाँ इन्होंने अपनी वो जारी रखनी चाहिए, शुगर को कंट्रोल करके रखें, वॉक अपनी ये जारी रखें। होपफुली आई थिंक इन्हें कोई मसला नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सियालकोट से अर्शद बात कर रहा हूँ। जी अर्शद साहब, सवाल पूछिएगा। तो मेरी उम्र तकरीबन 65 है। मैं जब सोता हूँ रात को तो मेरे पाँव जो है ना सुन्न हो जाते हैं, वो मुश्किल होती है। अच्छा ठीक है, शुगर है आपको? जी नहीं बेटा, नहीं है, बिल्कुल शुगर। ठीक है, खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं नहीं। ठीक है, तो ये कब से सुन्न हो रहे हैं आपके टांगे जो हैं, पाँव? ये तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया। मैंने मेडिसिन नहीं ली, बस ऐसे ही है कि ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। ठीक है, तो कोई बेचैनी भी होती है टांगों में? नहीं, बेचैनी नहीं होती। रात को जब लेटता हूँ ना बिल्कुल नॉर्मल होता है, जब सो जाता हूँ तो वो बिल्कुल ऐसे सुन्न हो जाते हैं। ठीक है, आप ये बताइएगा कि आपके टेस्ट वगैरह हुए हैं सारे खून के या दिल के टेस्ट वगैरह? जी बिल्कुल ठीक है। वो ब्लड प्रेशर या शुगर की शिकायत नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, शुगर आपने कभी चेक की है? आप कह रहे हैं शुगर नहीं है, तो चेक किए? इंशाल्लाह करता रहता हूँ, वो नॉर्मल ही आती है। ठीक है, कितनी आती है? की तकलीफ तो नहीं है? नहीं, मोरों की भी नहीं तकलीफ। मोरों की भी तकलीफ नहीं है? चलो सही है। ठीक है, और आपने इसके लिए किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं, मैंने नहीं दिखाया किसी को, बस ऐसे ही चल रहा है बस। ठीक है, तो जब सुन्न हो जाते हैं तो हिलाने से कोई फर्क पड़ता है? टांगे हिलाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल। जब मैं मतलब उठता हूँ ना बिल्कुल बाद में ठीक हो जाता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, टांगे इनकी सुन्न हो रही हैं और बाकी जो है टेस्ट वगैरह उसमें देखें कई दफ़ा ये टांगे सुन्न होती हैं, कई दफ़ा ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, उसके बाद सुन्न होते हैं। कुछ लोगों को सियाटिका, कमर के मोरों का दर्द हो, उसमें नाड़ें दब जाती हैं, उसकी वजह से टांगे सुन्न हो जाती हैं। और कई दफ़ा टांगे सुन्न प्रेशर के नीचे आ जाएं, नीचे टांग आ जाए तो सुन्न हो जाती है, बाजू नीचे आ जाए तो सुन्न हो जाता है, और वो जो कि नॉर्मल होता है। जो ही प्रेशर हटता है, आप हिलाते हैं, टांग हिलाते हैं या बाजू हिलाते हैं तो वो ठीक हो जाता है, कोई फिक्र वाली बात नहीं। लेकिन एक जो इन्होंने नहीं किया कि इन्होंने अपने कोई टेस्ट नहीं करवाए हुए। इन्हें अपने टेस्ट सारे ज़रूर करवा लेने चाहिए, जिसमें ब्लड CP कंप्लीट है, शुगर के टेस्ट है, गुर्दे के टेस्ट हैं, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हैं, यूरिक एसिड वो करवानी चाहिए, अपनी ECG करवानी चाहिए, एको और चेस्ट एक्सरे वगैरह ये ज़रूर करवा लेनी चाहिए। कई दफ़ा होता ही है कि आप टेस्ट नहीं करवाते तो कोई ऐसी चीज़ निकल आती है जो कि उस नॉर्मल एक सिंपल से टेस्ट में से पता चल जाता है कि ये मसला चल रहा है, और अगर वो मसला हो तो उसका वक्त पे इलाज हो जाता है, बंदा ठीक हो जाता है। जो इन्होंने मसला भी बताया उसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। मेरा इन्हें मशवरा होगा कि किसी स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास चले जाएँ और मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखा लें वहाँ पे सियालकोट में, और वो आगे से जो फिर आगे एडवाइस करे वैसे करे। अगर कुछ भी नहीं निकलता, नॉर्मल निकलता है तो फर्स्ट क्लास, फिर को आपको फिक्र करने की बिल्कुल सर, जिस तरह कि आपने बताया कि डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। बाज़ लोगों में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी होता है, जिसमें वो इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि या टांगे सुन्न हो रही हैं या बेचैनी हो रही है, और टांगे हिलाने से वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। उसमें आप अपने आयरन लेवल्स वगैरह, जिस तरह के सर ने कहा, बाकी टेस्ट भी ज़रूर कराएँ, आयरन लेवल्स भी चेक करवाएँ, डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाएँ। सर, जिस तरह कि इन्होंने कहा कि बाज़ों का टांगे सुन्न हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ और पाँव बहुत ठंडे रहते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, या उनका दिल सही से काम नहीं कर रहा, या इसकी और भी वजूहात हो सकती है? जी, एक तो ये पहले तो ये देखना होता है कि कहीं ब्लड सप्लाई कम तो नहीं है, कहीं बाजू की या टांगों की नालियाँ तंग तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है ये ख्वातीन में ज़्यादा होता है, को उन्हें
रिएक्टिव उनके वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के, जो ही उन्हें ठंड लगती है तो उनका सिकुड़ जाता है। रेनॉल्ड फिनोमेना टाइप जो चीज़ हो जाती है कि उनके बाजू की, पाँव की और हाथों की जो नालियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उससे उन्हें ठंडक महसूस होती है। तो उसमें से अगर आप होता है सर्दियों में तो दस्ताने वगैरह पहन लें या मल लें, हाथ मल लें, उससे ठीक हो जाता है। पाँव का है तो उसमें आप जुराबे वगैरह पहन के रखें, उनको गर्म रखें तो वो ठीक हो जाता है। और कई दफ़ा फिर चाय और कावा पीने से भी वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद बोल रहा हूँ फतेह जंग से। जी शाहिद साहब, सवाल पूछिएगा। अच्छा, ऐसा है कि लास्ट टाइम जो है ना वो मैंने अपना ब्लड पीपी का टेस्ट करवाया था तो उसमें ट्राइग्लिसराइड मेरा 400 पे आया था ना। जी जी। तो अब जो है वो मुझे मोस्टली जो है वो बीपी का इशू आ रहा है। जो मेरा नीचे वाला बीपी है वो है तकरीबन जो है वो कभी 100 पे होता है और कभी 90 पे होता है, और ऊपर वाला जो है ना वो बाज़ औक़ात 190 पे और 200 पे होता है। तो उसके साथ डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप जो है ना वो इजी डे वाली जो है 25 mg वाली गोली इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बीपी जो है वो मेरा नॉर्मल नहीं हो रहा ना। बाकी मैंने टेस्ट अब मेरे सारे तकरीबन ठीक है। दिल के टेस्ट ठीक है, गुर्दों के टेस्ट ठीक है, सब ठीक है? बिल्कुल, बाकी जो है वो नॉर्मल ही है सारा मेरे। ठीक है। तो ये अचानक से ऊपर चला जाता है आपका ब्लड प्रेशर, कोई टेंशन वगैरह तो नहीं है? टेंशन कोई नहीं है। मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ तो मेरा सर काफी भारी होता है ना। अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है वो तकरीबन मैं ऑफिस पहुंच के तकरीबन अराउंड अबाउट 9 to 10 जो है जब अपना बीपी चेक करवाता हूँ तो उसमें जो है ना ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। सही है। ठीक है। दिल में कोई दर्द वगैरह तो नहीं आ रहा है इसके साथ, सांस फूलना वगैरह? नहीं, बाकी तकरीबन सारा जो है वो नॉर्मल ही है। ठीक है। खानदान में किसी को फालिज वगैरह हो चुका है, दिल का मसला है? नहीं, बाकी खानदान में तो कोई नहीं है। बाकी मेरे फादर को और मदर को जो है ना वो बीपी का इशू जो है ना वो चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी, इनका आई थिंक ब्लड प्रेशर का इनका इशू है जो कहते हैं कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अभी इजी डे अगर 25 मिलीग्राम से नहीं हो रहा तो डॉक्टर साहब के पास जाएं तो उन्हें कि 50 मिलीग्राम वाली कर दें, बढ़ा दे डोज। तो ये इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है, डॉक्टर साहब वहाँ पे जाके इनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इजी डे से नहीं कंट्रोल हो रहा तो डॉक्टर साहब बदल के दूसरी गोली शुरू कर सकते हैं जिससे आराम से जो है ये ब्लड प्रेशर इनका कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वॉक, पैदल चलना, एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट, आधा घंटा रोज़ाना की। और खुराक में नमक का इस्तेमाल कम हो, इनकी हांडी में नमक कम हो, आटे में नमक ना डालें, घर में चाय में नमक ना डालें, किसी चीज़ के साथ नमक लगा के ना खाएं तो इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जो बीपी है ना, तो जिन लोगों का बीपी है वो मुख्तलिफ दवाइयों को वो रिस्पॉन्ड करते हैं। हर मरीज़ ब्लड प्रेशर का एक दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता। हर की इतनी जो दवाइयाँ बनी है ना ब्लड प्रेशर की, वो इसलिए बनी है कि हर मरीज़ के लिए एक दवाई फिट नहीं होती। सही। तो इसको उससे नहीं कंट्रोल होता तो दूसरी से कंट्रोल है। इसलिए चाहिए कि जो डॉक्टर साहब हैं वो देखते हैं, पहले एक दवाई देते हैं, उससे नहीं कंट्रोल हो तो उसकी दवाई की खुराक बढ़ा के देखते हैं, नहीं है तो उस दवाई को बदल के दूसरी दवाई देते हैं जो उस मरीज़ को सूट करती है, उससे वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और इनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, वो आराम से दवाई से कंट्रोल हो सकता है। सही। यानी कि अगर आपको आराम नहीं आ रहा तो आपने बार बार डॉक्टर के पास जाना है, और मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं जो कि मुख्तलिफ पेशेंट्स पे काम करती हैं, तो जब तक आपको अपनी राइट दवाई नहीं मिल जाती तब तक आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाते रहें। सर, आपने जिक्र किया कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और ना सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग बल्कि पैसिव स्मोकिंग भी, क्योंकि बच्चे भी इससे और आपके घर वाले भी मुतासर हो रहे होते हैं। तो जब एक शख्स स्मोकिंग छोड़ देता है तो उसको क्या इमीडिएटली बेहतर होना वो शुरू हो जाता है, इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, या कुछ टाइम लगता है? जी जी बिल्कुल। आप जिस वक्त देखें सिगरेट में जो है ना, आपकी जब सिगरेट पीते हैं तो आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, आपकी दिल की नालियाँ सिकुड़ती हैं। जो ही आप सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, निकोटीन उसके जो बाकी जितने एलिमेंट्स वो उससे जान छूटती है तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, और पहले दिन से ही आपको उसका फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है। और जो होता है, आप आई थिंक 2 साल के बाद तकरीबन आपको अगर सिगरेट नहीं पिया तो तकरीबन नॉन स्मोकर वाला स्टेटस आ जाता है। लेकिन जो सिगरेट है वो एक क्लॉट बड़ी जल्दी बनाता है। जब आप सिगरेट पीते हैं तो आपके अंदर जो क्लॉटिंग वाली जो है सलाहियत वो बढ़ जाती है, और चाहे वो क्लॉट दिमाग वाली नाली में बने यानी खून जमता है,
और या दिल वाली नाली में बने, दिल में बनेगा तो हार्ट अटैक करेगा, दिमाग वाले में बनेगा तो आपको स्ट्रोक या फॉलिज करेगा। तो जो ही आप सिगरेट बंद करते हैं तो ये वाली चीज़ें ख़त्म हो जाती है और आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। फिर जो गंद आपके सांस की नालियों में और फेफड़ों में जमा हुआ है, कार्बन और वो जो आप सिगरेट बंद करते हैं तो बाहर निकलता रहता है थूक से, वो फिर खुद जिस्म उससे जान छुड़ाने की कोशिश करता है। आपको खांसी होती है और उस खांसी से ये कार्बन और जो के अंदर चीज़ें जमा हुई होती हैं वो सारी बाहर निकलती हैं और ये साफ़ होती चली जाती हैं। सिगरेट जिस वक्त आप छोड़ते हैं उसी मिनट आपको फ़ायदा होना शुरू हो बिल्कुल। और सिगरेट इस कदर नुकसानदेह है कि ये सिर्फ आपके दिल को नहीं डैमेज करता बल्कि बहुत सारे कैंसर भी कॉज करता है। तो आप बहुत बेहतर करेंगे अगर सिगरेट नोशी तर्क कर देंगे। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मुजाहिद याकूब बात कर रहा हूँ आपका से। जी, सवाल पूछिएगा। मैडम ऐसा है कि मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है, जब कभी चेक करवाता हूँ तो 90-70 नोट होता है ना। ठीक है। तो ये है कि मुझे थोड़ा IBS का मसला भी है, मैं रेगुलर नाश्ता वगैरह नहीं करता, लेकिन नाश्ता रोटी वगैरह खा के भी जाऊँ, इसके बावजूद जब कभी ऑपरेटर से चेक करवाता हूँ तो लो ही आता है 90-70। ठीक है। उम्र क्या है आपकी? मेरी 38 एज है मैम। और आपके टेस्ट वगैरह हुए हैं, HB लेवल्स वगैरह हुए हैं आपके? हाँ, टेस्ट वगैरह हुए हैं, इससे पहले मैं चेक करवाता रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह का कोई इशू भी नहीं है। अलबत्ता ये है कि थोड़ा LFTs जो है लिवर फंक्शन में थोड़ा मुझे मसला था, वो मैंने खुराक में थोड़ा वो एहतियात की है तो वो ठीक। ये बताइएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर लो होता है तो कोई थकन भी होती है, चक्कर वगैरह आते हैं, दिल खराब होता है आपका साथ? नहीं मैडम, बस सुस्ती वगैरह रहती है और कुछ नहीं होता, बस सुस्ती वगैरह रहती है। ठीक है। और खाना इम्प्रूव करने से क्या ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है आपका? दरअसल नाश्ता तो मैं कर नहीं सकता सुबह सुबह, तो ये है कि दिन को जब खाना खाता हूँ तो फिर थोड़ा थोड़ा नर्म वो क्यों नहीं नाश्ता? ठीक है। नाश्ता आप IBS की वजह से नहीं करते? हाँ ना मैडम, बस उस तरह मतलब कुछ तरह की चीजें नहीं खा सकती, डेयरी प्रोडक्ट से मुझे थोड़ा वो मतलब। कोई यखनी वगैरह ट्राई की है, कोई फ्रूट वगैरह खाने की कोशिश? खजूर वगैरह बस हो तो उसमें ले लेता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, 90/70 इनका ब्लड प्रेशर है और कहते हैं कि मुझे थोड़ी थकन वगैरह होती है, तो क्या करना चाहिए? आई थिंक ये बहुत ही खुशकिस्मत है, इनका ब्लड प्रेशर इतना है, इनको हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत कम है मुस्तकबिल में। और ये आई थिंक इसमें एक तो इन्हें नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, जैसा भी है। देखिए, नाश्ता नहीं करेंगे आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगा, आप में वो एनर्जी नहीं होगी, सुबह सवेरे अगर नाश्ता नहीं करेंगे वीकनेस होगी। और फिर कई दफ़ा होता है ये कि अगर आपने नाश्ता ना किया हो तो 10-11 बजे के करीब आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाती है और कई दफ़ा आप बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और वो लो शुगर हुआ क्योंकि आपने नाश्ता नहीं किया होता। तो नाश्ता बहुत ज़रूरी है। घर से निकलने से पहले बच्चे भी हमारे अवॉइड करते हैं, बड़ों ने भी अवॉइड करना शुरू कर दिया है। नाश्ता जो है वो सुबह का बहुत ज़रूरी है, वो आपका दिन चलाता है और आपकी शुगर लेवल को मेंटेन करता है, आपको एनर्जी देता है। वो एनर्जी आपको चाहिए सुबह सवेरे अपने काम करने के लिए, इसे नाश्ते का जो बहुत ज़रूरी है। और ये इन्हें चाहिए कि अभी टेस्ट अगर इनके सारे नॉर्मल आए हैं, कोई मसला नहीं है, तो इन्हें कोई बीमारी है ही नहीं है। उन्हें चाहिए कि ये अपना ब्लड प्रेशर महीने में सिर्फ एक दफ़ा चेक करवाया करें। ये बाहर ज़्यादा चेक करवाने से और लो होता है और जो चेक करने वाला वो मरीज को और डरा देता है और उसको ऐसा नफ्सियाती मरीज बना देता है। एक नॉर्मल मरीज को कह देता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो है, बिल्कुल वो उसके ज़हन में कुछ आता है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो। अभी नफ्सियाती मरीज में लो है ब्लड, भाई लो नहीं है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल सही है। 90-60 आखिरी हद है, ऊपर वाले 140-90 है। आप लो एस पे जा रहे हैं, इसका मतलब आपका खुशकिस्मत है कि आपका मुस्तकबिल में आपको में ब्लड प्रेशर होने का जो है वो डर नहीं है। तो इसलिए ये आपका बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर है। सुबह का नाश्ता जरूर करें, काम सही करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें और महीने में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक और खुश रहें। सर, एक और सवाल यहाँ पर आया है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं चाहती हूँ कि पूछूँ आपसे। सवाल ये है कि कुछ लोग 70-80 साल तक स्मोकिंग करते हैं और फिर भी जी रहे होते हैं, और कुछ लोग स्मोकर्स नहीं होते लेकिन वो 50-60 साल की उम्र में ही इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये सवाल पूछने वाले मेरे ख्याल से सिगरेट नोशी करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, आपके ना जब बीमारी होती है तो आपकी जीन्स में होती हैं। अगर मैंने विरासत में मुझे ऐसी जीन्स मिली हैं कि मुझे बीमारी होगी तो वो जीन्स जो है वो खामोश रहते हैं। सही। और अगर आपने सिगरेट ना पिया तो हो सकता है आपको बीमारी हो ही ना। ठीक। जब आप सिगरेट पीते हैं तो उन जीन्स को छेड़ देते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और आपकी बीमारी आनी शुरू हो जाती है।
और कुछ की जीन्स में बीमारी नहीं होती तो वो सिगरेट पीते भी रहें तो उन्हें कुछ नहीं होता, उन्हें कोई और कैंसर हो जाएगा, मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, मैदे का कैंसर, आंतों का कैंसर, वो किसी किस्म का कैंसर हो सकता है। लेकिन जब अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके ख़ानदान में बीमारी है और आपने सिगरेट नहीं पिया तो आपको बीमारी हो ही ना, क्योंकि आपने जीन्स को जो है वो इरिटेट नहीं की, छेड़ा नहीं है। तो वो एक इरिटेंट चाहिए, चाहे वो मोटापा है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है, चाहे आपका स्ट्रेस है, उसको छेड़ने के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए। और अगर ये वजह इनमें से एक भी मिल गई तो आपकी बीमारी शुरू हो जाएगी। तो आपने ये जो एहतियात हम बताते हैं वो यही कहते हैं कि अपने जीन्स को छेड़ने की कोशिश ना करें। आप नहीं करेंगे तो हो सकता है इस बीमारी से सारी उम्र बचे रहें और आपको ये बीमारी ना हो। और अगर बेशक आपके वालिदैन को बीमारी हुई या किसी और में हुई, आप इसको या फिर लेट कर सकते हैं, आपको लेट बीमारी आएगी, या हो सकता है कि आप उसे स्किप कर जाएं और आपको बीमारी हो ही, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका जेनेटिक मेकअप क्या है। तो अगर आपको पता नहीं है और आप उसको छेड़ देते हैं तो आप खुद जो है वो मसले को दावा दे रहे हैं। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ लाहौर से। जी, सवाल पूछिएगा। जी, सवाल पूछे। जी, मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी, टीवी में देखिए, हमसे डायरेक्ट बात करें और सवाल पूछिए। जी जी, मेरे ना 2 साल पहले दिल का स्टंट डलाए थे। ठीक है। तो अब जो है ना मेरी पिन्नियों में बड़ी दर्द रहती है। अच्छा, ठीक है। दर्द के लिए कोई दवाई ली है आपने? किस किस्म का दर्द होता है आपको? नहीं, मैंने मेडिसिन नहीं ली। वो मेरे जो हार्ट का मसला था, मैं वही सुबह शाम मेडिसिन खा रहा हूँ। दवाई बता। ठीक है, दवाई कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? दवाई तो वो एक का नाम है टोरवा, एक है नोक्लोट, एक है मेरोल और एक है डिस्प्रिन। ठीक है, सही है। तो दर्द आपको एग्जैक्टली किस जगह पर आता है? पिन्नियों में दर्द हो रहा है। तो मैंने ये शुगर टेस्ट करवाई है तो वो 180 बता रहे हैं। ठीक है, 180 है आपकी शुगर। खानदान में किसी को है शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला? हाँ जी है, 1-2 भाइयों को है। वॉक वगैरह करते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल करता हूँ। ठीक है, और ये बताइएगा कि वजन कितना है आपका? मेरा वजन 72 है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी जी, इसमें आई थिंक कई दफ़ा जो आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं या हार्ट वाली दवाइयाँ लेते हैं, इसमें जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उसमें कई दफ़ा पिंडलियों में आपको दर्द महसूस होता है। लेकिन वो आप अगर आप वॉक करें, आधा घंटा वॉक करें तो आपका आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। और कई दफ़ा वही वाली आपकी बात जो आपने पूछा कि शुगर है, तो उन्होंने कहा शुगर मेरी 180 है। उसमें देखना होता है कि शुगर में कई दफ़ा टांगों की नालियों में तंगी आ जाती है और ये जो दर्द है इसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के। जब आप चलते हैं तो आपकी पिंडलियों में या रॉन में दर्द होता है, टांग में दर्द होता है, रुकते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो वो शुगर को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है और इसमें वॉक करना बहुत ज़रूरी है। इनसे आपने ये नहीं पूछा कि ये सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते। जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स की टांगों की नालियां बड़ी जल्दी बंद होती हैं और वो अगर स्मोकिंग छोड़ दें तो टांगों में जो दर्द है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें जो इनके लिए बड़ी ज़रूरी हैं और ये अपनी वॉक थोड़ी सी बढ़ा दें और अपनी जो मेडिसिन है वो बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। जो शुगर इनकी 180 से कंट्रोल करके रखें। शुगर 140-160 के करीब इनकी रैंडम आ जाए और सुबह वाली शुगर 110-20 से ऊपर ना जाए तो होपफुली इनके टांगों का दर्द जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। बिल्कुल सर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें भी टांगों में दर्द आ रहा होता है और वो एक ख़ास डिस्टेंस तक चलते हैं तो ये दर्द आता है। जब वो रुकते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर स्मोकिंग करें तो उसको भी स्टॉप कर दें। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं रशीद बोल रहा हूँ सियालकोट से। जी रशीद साहब, सवाल पूछिएगा। जी, सवाल ये है कि बहुत दफा देखा गया है कि अक्सर टेस्ट वगैरह करवाती है, इको वगैरह भी करवाई है, उसके बावजूद हार्ट का इशू आ जाता है जबकि वो टेस्ट में नहीं आ रहा होता। जी, इसकी क्या वजह है और फिर कौन सा ऐसा और टेस्ट है जो करवाया जा सकता है जिससे मुकम्मल आप चेक कर सके कि आपकी आर्टरीज जो है वो क्लीन है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर, बड़ा अच्छा सवाल है इनका कि बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, वो कहते हैं कि हमने अभी कुछ अर्से पहले दिल के टेस्ट करवाए थे, सब कुछ ठीक था, तो फिर क्यों मुझे दिल का दौरा पड़ गया या फिर क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ गई? तो क्या टेस्टों में मसला होता है, लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो हमारी अच्छी नहीं है, पता नहीं चलता, या कुछ फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं टेस्ट? ये देखिए, मरीज़ जब आता है ना तो मरीज़ की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मरीज़ को तकलीफ़ क्या है,
टेस्ट तो बाद में आते हैं। सही। हाँ, रोल ये है कि मरीज़ पहले बताए, जब डॉक्टर के पास आता है तो शुरू में बताए कि वो आया क्यों है, किस तकलीफ से है। अगर तो उसे चलने से सीने में दर्द होता है और सीने में घुटन महसूस होती है, या गर्दन पे या जबड़े में दर्द और बाजू में दर्द होता है चलने पे और चढ़ाई चढ़ने पे और जोर का काम करने पे या वजनी चीज़ उठाने से, तो ये दिल का दर्द है। ठीक है। टेस्ट जो मर्जी आ कहे, फिर टेस्ट पे आपने यकीन नहीं कहा। आखिरी टेस्ट जो आपको पता चलता है, ये बाकी टेस्ट हम देखते हैं कि जी शुरू में हमें कुछ पता चल जाए, जिसमें ब्लड के टेस्ट हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं है, शुगर ज़्यादा तो नहीं है, गुर्दे ख़राब तो नहीं है। एको करते हैं कि दिल पहले हार्ट अटैक हुआ, डैमेज तो। देखें एको जो टेस्ट है ना, वो अल्ट्रासाउंड है हार्ट का, वो नालियों के बारे में नहीं बताता। वो बताता है कि मरीज को हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं, इसे कोई पैदाइशी बीमारी तो नहीं है, इसके पट्टे वीक तो नहीं हो गए हैं, इसके अंदर क्लॉट तो नहीं पड़ा, वो बताता है। नालियों के बारे में कुछ नहीं बताता। हाँ, जो हमारा वर्जिश वाला टेस्ट है, ETT है, वो ज़रूर बताता है कि जी रेस्ट करने से तो ECG ठीक होती है, तो क्या उस फट्टे पे चलने से कहीं उसकी ECG ख़राब तो नहीं होती। वो ख़राब होती है तो पता चलता है इसकी नालियाँ बंद लगती हैं, तो इसकी एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत है। तो एंजियोग्राफी की दो हैं, एक CT एंजियो, एक एंजियोग्राफी है। एक टेस्ट जो 100% बताता है, CT एंजियो में भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है, 90-95% तक, लेकिन एक टेस्ट जो 100% बताता है वो एंजियोग्राफी है। मैं मरीज़ का जो मर्जी टेस्ट कहता रहे, जो मरीज़ को तकलीफ़ है, अगर उसे तकलीफ़ है तो उसे दिल की बीमारी है, जब तक एंजियोग्राफी साबित ना करे कि इसको दिल की बीमारी नहीं है। इसलिए लोगों को हार्ट अटैक हो रहे होते हैं, ECG नॉर्मल आ रही होती है। बिल्कुल। लोगों को हार्ट अटैक हो रहे होते हैं, ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ रहा होता है। सही। हाँ, कई दफ़ा एको नॉर्मल आ रहा होता है। जब आप एंजियो करते हैं तो पता चलता है तीनों नालियां बंद, ये मरीज चल कैसे रहा था, और शुक्र है कि उसमें पहुंच गया। अदरवाइज ये मरीज जो होते हैं उन्हें या तो कार्डियक अरेस्ट होता है या रास्ते में डेथ हो जाती है, अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते। तो आपको एक इंडिकेशन आ जाए कि सीने में दर्द है, घबराहट है, चक्कर आ गया, बेहोश हो गए, गिर गए, यही इंडिकेशन काफ़ी है कि मसला बड़ा सीरियस है। अब आपको टेस्ट करवा के, और उसमें अगर नहीं निकलता तो एंजियोग्राफी टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता चले जी कि आपकी नालियाँ साफ़ हैं कि नहीं। और एंजियोग्राफी करके कि नालियाँ साफ़ है तो फिर उस पर आप रेस्ट करें, अदरवाइज़ किसी और टेस्ट पे फिर आप यकीन ना करें। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं तारिक मजीद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी, सवाल पूछिएगा। सवाल ये है कि मेरे बीमारियां मुझे काफी सारी हुई थी, एज मेरी 71 है। ठीक है। तो उसमें मैं हार्ट का भी प्रॉब्लम रहा है, सही। बाईपास वगैरह कराया था। ठीक है। तो बाकी ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह सारी बीमारियां थी। अच्छा। लेकिन अब ये पार्किंसन की बीमारी जो है ना, वो उससे मुझे तंग ज्यादा किया हुआ है। जी। उम्र कितनी? उम्र आपने 71 बताई है अपनी? हाँ जी, हाँ जी। जी, आपकी आवाज़ से भी पता लग रहा है। ठीक है, तो पार्किंसंस के लिए आप कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं? सेनमेट है दवाई, ठीक है, वो खा रहा हूँ मैं कोई 6 महीने से। सही है। तो लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, मसला खराब ही होता जा रहा है। ठीक है, अभी आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? हाँ, सेनमेट के अलावा कोई और दवाई है तो? जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत दे। हम आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, ये आई थिंक इनका अभी जो मसला है, वाकई जो पार्किंसंस का ऐसा मसला होता है कि बंदा बिल्कुल ही डिसेबल हो जाता है, बोलने में, चलने में, हाथ जो है कांपने शुरू हो जाते हैं, चला नहीं जाता आपसे। आप सो मच हो कि आप अपना चेक साइन नहीं कर सकते और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्हें चाहिए कि एक न्यूरो फिजिशियन देखें। साइनामेट तो पहली बीमारी, पहली गोली है जो हम देते हैं इसके लिए। मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं न्यूरो फिजिशियन नहीं हूँ, मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैंने गाइड कर सकता हूँ कि ये जो है सिलसिला इनका, इन्हें चाहिए कि अपने किसी जो नियरेस्ट जो न्यूरो फिजिशियन है जहाँ पे ये रहते हैं, एक अच्छे न्यूरो फिजिशियन, सीनियर न्यूरो फिजिशियन के पास जाएं। आजकल तो पार्किंसन की बीमारी ऐसी है जो दवाइयों से अच्छी कंट्रोल हो जाती है। वो आपको इतना कंट्रोल कर लेती है कि आप रोज़ाना की एक्टिविटी आराम से नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं। आपका चलना फिरना ठीक हो जाता है, बोलना ठीक हो जाता है, आपके हाथ कांपने कम हो जाते हैं, आपकी हर चीज़ ठीक हो जाती है। वो आपको ड्रामेटिक इफेक्ट होता है कि एकदम जैसे बंदा चार्ज हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है। तो इन्हें चाहिए कि न्यूरो फिजिशियन जो वहाँ पे हैं, उसमें एक तो वहाँ पे LGH में लाहौर जनरल हॉस्पिटल जो है न्यूरो का हॉस्पिटल है, म्यो में है, गंगाराम में है, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट उनके पास है। ये फिर कुछ लोग हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं पार्किंसंस में, और उन्हीं पेशेंट्स को वो डील कर रहे होते हैं। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट या लेटेस्ट दवाइयाँ आ रही होती हैं, वो सारी रिसर्च ट्रायल वगैरह वो सारी उसमें होती है। तो इन्हें चाहिए, उन्हें मिलेंगे तो इंशाल्लाह अगर अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को उन्होंने दिखा ली और मेडिसिन शुरू हो गई तो होपफुली इनकी जो पार्किंसनिज्म है वो काफ़ी हद तक
कंट्रोल हो जाएगा और उनकी हालत काफ़ी क्लिनिकल काफ़ी बेहतर हो जाए। जिस तरह के हमारे डॉक्टरी में कहा जाता है आइज़ कैन नॉट सी व्हाट द माइंड डजंट नो, यानी आपकी आंखें वो नहीं देख सकती, अगर आपके जहन में वो चीज़ ना हो। तो इनकी आवाज़ से भी काफ़ी अंदाज़ा हो रहा था कि इनको मसला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बीमारी आराम से कंट्रोल हो सकती है। ऑल्दो आपको और भी बीमारियाँ हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है और इंशाल्लाह आपकी जो ज़िंदगी है उसको दवाइयों से बेहतर बनाया जा सकता है। और यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि पेशेंट्स को राइट डायरेक्शन में गाइड करना। जिस तरह कि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आपने उनको बड़ा अच्छा बताया कि न्यूरोफिजिशियन के पास जा सकते हैं और इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि जिस तरह कि हम बीपी की बात करते हैं तो बीपी लेने का सही वक्त क्या है? जिस तरह के एक पेशेंट थी और उन्होंने कहा कि जो उनका ब्लड प्रेशर है वो बाज़ औक़ात रेज़ हो जाता है। मैं सवाल दोबारा करूँगी, यहाँ पर एक कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? मैं सईद अहमद बात कर जी, सवाल पूछिएगा। मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, मैं वॉक भी बहुत ज्यादा करता हूँ। ठीक है। और खाना खाने में भी एहतियात करता हूँ और शुगर 240 235 से कम नहीं होती, दवाई भी खाता हूँ। सही, ठीक है। ये बताइएगा उम्र क्या है आपकी और सिर्फ दवाइयाँ खा रहे हैं, इंसुलिन वगैरह तो नहीं ले रहे? नहीं, इंसुलिन वगैरह नहीं ले रहा, सिर्फ दवाइयाँ खा रहा हूँ। ठीक है। 50 850 है वो खा रहे हूँ। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? उम्र 50 है। ठीक है। डॉक्टर से आपने रुजू किया है, उनको बताया है कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि आप खाने में भी एहतियात कर रहे हैं? खाने में भी एहतियात कर रहे हूँ और वॉक भी बहुत ज्यादा करता हूँ, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम तकरीबन वॉक करता हूँ। ठीक है, चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर, वॉक भी कर रहे हैं, खाने में भी एहतियात कर रहे हैं, दवाइयों पर भी हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं है। ना उसमें देखें, अभी वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं, हर 2 हफ्ते के बाद जाएं और दवाइयाँ अपनी एडजस्ट करें। गोलियाँ कई दफ़ा उनकी खुराक बढ़ानी पड़ती है, कई दफ़ा दवाइयों के साथ कोई और 7 दवाई शामिल करनी पड़ती है, 2 का कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन, 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन, ये चलता है। तो फिर जाके आपकी जो है वो शुगर कई दफ़ा कंट्रोल हो, कई दफ़ा एक दवाई असर वो नहीं कर रही है। तो जब डॉक्टर साहब समझें कि इससे बेहतर है कि पहले इंसुलिन हम शुरू करें और फिर उसके साथ कंट्रोल करके फिर दवाइयों पे, कई दफ़ा होता ही है कि इंसुलिन से कंट्रोल करके फिर आप दवाइयों पे आ जाते हैं कि दवाइयाँ उन्हें फिर दे दें, क्योंकि इंसुलिन लगाना जो है वो मरीज़ के लिए कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है और कई दफ़ा कंप्लाइंस भी बड़ी पुअर होती है। तो वो दवाइयों से, गोलियों से अगर कंट्रोल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन कोई शुगर ऐसी नहीं है, बहुत कम मरीज़ हैं जिनकी शुगर कंट्रोल ना होती है, और ज़्यादातर लोगों की शुगर दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है। और ना हो तो फिर इंसुलिन से होता है। लेकिन वो दवाई आपको देखनी पड़ती है कौन सी दवाई सूट करती है और किस टाइम पे सूट करती है और किस टाइम पे उसे इंसुलिन की ज़रूरत है। तो ये डॉक्टर साहब जो शुगर के डॉक्टर हैं, जो कंट्रोल करते हैं या मेडिकल स्पेशलिस्ट है, उनके पास इन्हें जाना चाहिए और उस वक्त तक उनकी जान नहीं छोड़नी चाहिए जब तक इनकी शुगर सुबह वाली 110-20 पे ना आ जाए और शाम वाली शुगर 160 तक ना आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम हमेशा से फ़ाइनल मैसेज देते हैं, तो आज का हमारा मैसेज ये है कि अगर आपको कोई तकलीफ़ आ रही है और आपका जिस्म आपको बता रहा है कि कहीं पर कोई मसला है, तो आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। अगर आप एक डॉक्टर के मशवरे से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो दूसरा ओपिनियन ज़रूर लें। और बाज़ औक़ात टेस्ट भी जो है वो भी मशीन के थ्रू होते हैं, तो उनमें भी कभी फ़ॉल्स पॉजिटिव और फ़ॉल्स नेगेटिव भी आ जाते हैं। लेकिन जो आपकी बॉडी आपको बता रही है, दैट इज़ द प्राइमरी थिंग, और उसी को लेकर आपने आगे चलना है। अगर आपको अफाका नहीं हो रहा तो आपने डॉक्टर के पास जाके उसको कहना है कि मेरी दवाइयाँ एडजस्ट कर दें और इंशाल्लाह उससे ज़रूर बेहतरी आएगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।